सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे व आप सभी का अध्ययन भी भली भांति चल रहा होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनल असाइनमेंट B3 के अंतर्गत हमारा जो विषय चल रहा है वह है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में कल हमने शुरू किया था पाठ 25, जिसका विषय है वर्षा जल संचयन। पाठ 25 का व्याख्यान मैंने आपको कल एक YouTube लिंक के माध्यम से आपके WhatsApp ग्रुप पर प्रदान किया था। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने वह व्याख्यान वीडियो देखा होगा व पाठ 25 को ठीक प्रकार से समझा होगा। पाठ 25 के अंतर्गत कल मैंने आपको वर्कशीट 9 समझाई थी, जिसमें मैंने आपको पाठ से संबंधित शब्द अर्थ, कुछ अभ्यास व प्रश्न उत्तर समझाए थे और मैंने आपसे कहा था कि बचे हुए प्रश्न उत्तर मैं आपको अगली वर्कशीट के अंतर्गत समझाऊंगी। तो आज हम पाठ 25 के अंतर्गत करेंगे वर्कशीट 10, जिसमें मैं आपको बचे हुए प्रश्न उत्तर व अतिरिक्त कार्य से संबंधित वाक्य इमला समझाऊंगी। तो आज का कार्य प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों को आज की दिनांक अपनी कॉपियों पर लिखनी होगी, जो कि है 19 जनवरी 2021। इसके साथ ही आपको लिखना होगा ऑनलाइन कक्षा कार्य व आप सभी को लिखना होगा पाठ 25। पाठ का विषय डालना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह पाठ आप लोगों ने कल प्रारंभ किया था और पाठ प्रारंभ करते समय आप सभी ने पाठ का विषय अवश्य ही डाला होगा। तो चलिए देखते हैं कि वर्कशीट 10 के अंतर्गत आज का हमारा क्या कार्य रहेगा। प्रश्न उत्तर में हमारा पहला प्रश्न है, जल चक्र क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरनल असाइनमेंट B2 में हमने चित्र वर्णन किया था, जिसके अंतर्गत आपको जल चक्र समझाया गया था। उत्तर देख लेते हैं। जल चक्र में जल विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों से सूर्य की गर्मी द्वारा भाप बनकर वायुमंडल में जाता है तथा बादलों का रूप ले लेता है और पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। तो जल चक्र के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जैसे नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, उन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब जल जो है वो भाप बनकर वायुमंडल में जाता है और वहां जाकर वो बादलों का रूप ले लेता है और पुनः क्या होता है, वर्षा के रूप में वो वापस से पृथ्वी पर आ जाता है। यही जल का चक्र होता है। जल पृथ्वी से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से वर्षा के रूप में दोबारा पृथ्वी पर वापस आता है। प्रश्न 2 है, वर्षा जल संचयन से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, वर्षा जल के सतही प्रवाह में वाष्पीकरण इत्यादि द्वारा नष्ट होने से पहले उसका सतह या उपसतह पर संग्रह और भंडारण करने की तकनीक को वर्षा जल संचयन या वर्षा जल भंडारण कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम दिया गया है। वर्षा जल संचयन द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाया जाता है ताकि आने वाले समय में जल की मांग पूर्ति की जा सके एवं जल को सुरक्षित रखा जा सके। तो वर्षा का जो जल होता है, सतही जब उसकी प्रवाह, उसका जो बहाव होता है, उसमें वाष्पीकरण के द्वारा नष्ट ना हो तो क्या किया जाता है, इससे पहले ही उसका उपसतह पर संग्रह और भंडारण कर लिया जाता है और इसी तकनीक को हम वर्षा जल संचयन कहते हैं, वर्षा जल का भंडारण करना। अंग्रेजी में इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम दिया गया है। अब क्या होता है, वर्षा जल संचयन के द्वारा जो भूजल है, यानी भूमिगत जो जल भूमि के अंदर है, उसके स्तर को बढ़ाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्षा के कारण ही जो भूमिगत जल होता है उसका स्तर बढ़ता है ताकि आने वाले समय में जल की जो मांग है उसकी पूर्ति की जा सके और इस प्रकार से जल को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रश्न 3 है, भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन का क्या प्रभाव पड़ा है। उत्तर है, भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के कारण यह प्रभाव हुआ है कि भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। अब आप सभी लोगों ने पाठ के अंतर्गत पढ़ा था कि जितने भी देश हैं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए भूमिगत जल पर जो है वो निर्भर हैं। भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है हैंडपंप के द्वारा जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो भूमिगत जल जो है उसका बहुत अधिक प्रयोग हुआ है और जिसका प्रभाव यह पड़ा है कि भूमिगत जल का स्तर जो है वो बहुत नीचे चला गया है। प्रश्न 4 है, आज वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों है। वर्षा का जो जल है उसका संग्रहण करने की आवश्यकता क्यों है। उत्तर है, आज ताल तलैया और प्राकृतिक जल स्रोत समाप्ति की कगार पर हैं, जिससे भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है। इसीलिए भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन की आवश्यकता है। तो आप सभी लोग देखते होंगे कि आजकल के समय में ताल तलैया जो हैं और प्राकृतिक जल स्रोत जो हैं वो लगभग समाप्ति की कगार पर हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो भूमिगत जल है उसका स्तर तेजी से गिर रहा है। इसीलिए भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन की आवश्यकता है। प्रश्न 5 है, वर्षा जल संचयन के क्या लाभ हैं। उत्तर होगा, वर्षा जल संचयन के अनेकों लाभ हैं। पहला,
यह भूमिगत जल स्तर को गिरने से बचाने में बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरा, यह जल की गुणवत्ता को सुधारने में भी मदद करता है। तीसरा, ये मिट्टी के कटाव में कमी लाने में मदद करता है। चौथा, ये कम पानी वाले क्षेत्रों में आसान और कम कीमत की जल आपूर्ति उपलब्ध कराता है। पांचवा, वर्षा जल संचयन कृषि की उपज बढ़ाने में मदद करता है। तो वर्षा जल संचयन के द्वारा जैसे कि हम सभी लोगों ने जाना कि यह भूमिगत जल के स्तर को गिरने से तो बचाता है, इसके साथ ही ये जल की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। यह मिट्टी के कटाव में कमी लेकर आता है, कम पानी वाले क्षेत्रों में आसान और कम कीमत से जल की आपूर्ति उपलब्ध कराता है, और वर्षा जल संचयन जो है वो कृषि की उपज बढ़ाने में भी मदद करता है। प्रश्न 6 है, सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उत्तर होगा, सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण NRAA जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। भारत सरकार ने देश के 33 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के 74 से अधिक जिलों में 86 स्थानों पर वॉर फॉर वाटर कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर एक मॉडल इकाई स्थापित करने की योजना तैयार की है। विशेषज्ञ वर्षा जल संचयन की किफायती और कारगर विधियां तलाशने में जुटे हुए हैं। भारत के कई राज्यों जैसे कर्नाटक, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, चंडीगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में आज वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया है, वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में राष्ट्रीय पेयजल मिशन एवं राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NRAA, ऐसी संस्थाओं का गठन किया है। और इसके साथ ही उन्होंने देश के कई प्रदेशों में वॉर फॉर वाटर कार्यक्रम के तहत क्या किया है, प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर एक मॉडल इकाई स्थापित करने की योजना तैयार की है। विशेषज्ञ जो हैं वो अभी भी वर्षा जल संचयन की किफायती और कारगर विधियां तलाशने में जुटे हैं। भारत के कई राज्यों में जैसे कि यहाँ नाम दिए गए हैं, कर्नाटक, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि भूमिगत जल का स्तर जो है वो बहुत नीचे चला गया है। अब देख लेते हैं अतिरिक्त कार्य के अंतर्गत वाक्य इमला, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम से ही संबंधित है, जो आपने B1 से लेकर B3 के अंतर्गत किया है। पहला वाक्य है, मगर मोहित को समझाने का कोई असर नहीं हुआ। वह हरे रंग के पेन से परीक्षा देना ही नहीं चाहता था, वह नीले रंग का पेन लाने की ही जिद करने लगा। दूसरा वाक्य है, नेपाल हमारा पड़ोसी तथा मित्र देश है, इसके साथ हमारे देश के संबंध सदा से मधुर रहे हैं। यह हमारे देश के उत्तर में हिमालय की गोद में स्थित है। तीसरा वाक्य है, उन्होंने प्यारे लाल भाई से पत्र लिखने को कहा, पर उनका लिखा पत्र गांधी जी को पसंद नहीं आया। गांधी जी ने स्वयं पत्र लिखा, फिर उसमें सुधार किया तथा साथियों ने उसे देखा। चौथा वाक्य है, मैंने अपने धुंधलाते चश्मे को अपनी धोती के छोर से पोंछकर साफ किया और आगंतुक को पहचानना चाहा, पर बूढ़ी आंखें जवाब दे गईं। पांचवा वाक्य है, सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। छठा वाक्य है, लाली, आज गोलू को इस कक्षा में आए 5 दिन हो गए, ना वो किसी से बोलता है ना खेलता है, केवल नजरें नीचे झुकाए बैठा रहता है। जब आप पढ़ाती हैं वो पढ़ता भी नहीं। सातवां वाक्य है, जो स्वयं को ब्रह्मज्ञानी एवं महायोगी मानता है और चमत्कार, सिद्धि और भविष्य की बातें बताने लगता है, वह भी पठित मूर्ख है। आठवां वाक्य है, ठेले वाला, उसने कोई सिक्का नहीं दिया बल्कि 100 रुपए का नोट थमाते हुए कहा, जाओ सामने के मोड़ पर पनवाड़ी से पहले 10 बीड़े पान के लाकर दो। नवा वाक्य है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो, सार भसम हव जाए। 10वां वाक्य है, उसको 2-4 लाते और जमाकर धोबी ने पूछा, कहिए काजी साहब, अब तो मुझको पहचानते हैं, मैंने भी कैसा मजा चखाया, फिर गधे से गधा बना दिया। 11वां वाक्य है, यमराज के सामने चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, अंगुली में थूक लगा, पन्ने पलट पलट कर रजिस्टर देख रहे थे, परंतु गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। 12वां वाक्य है, मनुष्य ने अपनी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हजारों वर्षों से प्राकृतिक स्रोतों के साथ साथ कृत्रिम साधनों के माध्यम से जल का दोहन किया है। तो यह था वाक्य इमला, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित था, जो पाठ्यक्रम हमने B1 से लेकर B3 के अंतर्गत किया था।
मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज के प्रश्न उत्तर व वाक्य इमला समझ में आया होगा। यह हमारी इंटरनल असाइनमेंट B3 की आखिरी वर्कशीट थी और आखिरी ही व्याख्यान वीडियो था। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का कार्य समझ में आया होगा। यदि अभी भी आप में से किसी को आज के कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, तब वह मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकता है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए व सीखते रहिए। धन्यवाद।